हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो प्री रीट हुई ना आपकी 27 फरवरी को, और फिर 28 को भी 2 पेपर हुए थे। तो जो 27 फरवरी को हुआ था वो लेवल फर्स्ट का हुआ था। फाइनली है बोर्ड के द्वारा आज कह सकते हैं जो ओरिजिनल पेपर है वो अपलोड कर दिए, लेकिन पूरे पेपर अपलोड नहीं किए हैं। रीड लेवल फर्स्ट का जो ए सीरीज का पेपर केवल वही अपलोड किया है, इसी प्रकार लेवल 2 के किए। तो एक्चुअल में होगा क्या, जो ए वाले हैं उनके लिए तो मौज है, क्योंकि वो 1 से लेकर 150 तक आंसर चेक करेंगे तो उनके करेक्टली जो ओमा सीट आपके पास जो कार्बन कॉपी होगी तो नीचे तौर से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बी सीरीज है, सी सीरीज है, डी सीरीज है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास कार्बन कॉपी है, पेपर है नहीं। तो वो रेंडमली चेक करेंगे। रेंडमली मीन्स ये, आपने जो आंसर टिक किया है कि हम ये फिल करके आए, तो उसे अपनी कार्बन कॉपी या उमर सीट जो मिली होगी ना कार्बन कॉपी वाली, उसमें चेक कर सकते हैं कि ये हमने किया है या नहीं किया। उस आधार पर चेक कर सकते हैं। बाकी ए वाले तो सिंपल तौर पे इसी क्रम में देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आंसर की नहीं है, ये केवल पेपर अपलोड कर दिया है। तो हम देख लेते हैं क्या संभावित आंसर हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतने सारे वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो देखिएगा, फाइनली हम देख लेते हैं। ए सीरीज का जो पेपर था ना, उसमें क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार पूछे गए थे। ये आपकी CDP है, यानी जो साइकोलॉजी है, एक तरह से जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप तो देख लीजिएगा आप क्या लगा के हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, ये था ना क्लार्क हल्का के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में जो प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होता है। जो भी आंसर यहाँ पे क्या IR करके आए उनका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डन से पूछा था, जिसमें उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो जिनमें से ये वाला बी वाला ऑप्शन है ना सबसे बड़ा वाला, कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करें। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट करके आए ना बी, उनका सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो गलत दे रखे थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, ये समायोजन से पूछा था। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? उसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या कह सकते हैं पहचान। तो जो भी ये करके आए नीचे तौर से उनका सही था। ये पूछा था एक्शन रिसर्च से, यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये डायनेमिक होती है, परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है उस प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए करके आए ना, उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एक 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या होता है? देखिएगा, पहला होगा नहीं, डी होगा नहीं, इन दोनों में से होगा। तो देखिएगा, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो पढ़े हुए पाठ से मूल तत्वों को याद करने में असमर्थता, ये वाला ऑप्शन हो सकता है इसका सही। ठीक है, जो भी ये करके आए सही है। लेकिन ये भी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है कि उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, लेकिन इसे नहीं मानेंगे हम, इसे ही मानेंगे। ठीक है, जो बी करके आया उनका सही है। बाकी फाइनल आंसर की 2-3 दिन में आ ही जाएगी। फाइनल मीन्स ये है प्राइमरी आंसर की, तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा, चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक गिलफोर्ड का पूछा था। तो जिन्होंने सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? बुद्धि का संरचना सूत्र बोल देते हैं इसका, यानी संरचना कह सकते हैं, थ्योरी है, या इसे SOP COP बोल देते हैं। COP यहीं से पूछा था। C का मतलब होता है कंटेंट, यहाँ पे दे रखा है ये वाला, और O से ऑपरेशनल होता है, और P से होता है प्रोडक्ट। तो इस प्रकार है। इसमें से हमें क्या पूछा था कि शामिल नहीं है, तो वो विशेष घटक हो जाएंगे। स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं की है, तो ये तो स्पीयरमैन ने बात की है। ठीक है, इसे थ्री डायमेंशन थ्योरी भी बोल देते हैं, इस सिद्धांत का नाम है। हालांकि इसका सिंपल ही क्वेश्चन था कि COP जो कॉप है, ये 3 कह सकते हैं बुद्धि संरचना के सिद्धांत था, उसमें ये तीनों की बात की है, बाकी किसी की नहीं की है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी सिंपल ही था, CC से पूछा था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसमें जो सबसे बड़ा आंसर दिखाई दे रहा ना, यही आंसर हो जाएगा, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक और भावनात्मक पहलू शामिल हो। तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है रीट में क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, इसका जो बी करके आए उनका सही था। एक 8 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? ये वाला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या BSER बोर्ड की जो बुक लगती है ना, जो 11th-12th में साइकोलॉजी की, वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे बोलेंगे बहिर्दंडात्मक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा पनिशमेंटिव। ठीक है, तो जो भी ये करके आए ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पहले नहीं पूछा है ये वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। आपने रीट के इतने सारे पेपर देखे हों, उनमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है, और तरीके से पूछा जाता है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
ये भी बहुत बार पूछा है। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या रखा जाता है, यानी जो अब्राहम मैस्लो ने इन्होंने 5 स्टेप बताए थे जो सर्वोच्च कह सकते हैं या कह सकते हैं उच्चतम बोल सकते हैं, तो वो रहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर जो सी करके है ना वो सही है, यानी आत्म साक्षात्कार। इन्होंने 5 स्टेप बताए थे, जिनमें से पहली फिजिकली आवश्यकता होती है, फिर दूसरी आपकी सेफ्टी होती है, तीसरी फिर लव कर यानी प्यार करने वाला होना चाहिए, फिर चौथे नंबर पर आता है सम्मान, और फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे बोलते हैं स्वयं का यथार्थीकरण कह दीजिएगा, यह आत्म साक्षात्कार, वो एक ही बात होती है। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछा था कि इनमें से पिछड़े बालक की विशेषता है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड और ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, जिसमें से कह सकते हैं औसत मानसिक और शैक्षिक आयु है वो समवयस्क वर्ग से निम्न हो, यानी जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं उनसे कम हमें बुद्धि लब्धि हो या शैक्षिक लब्धि कम हो, तो वही होती है क्या आपके पिछड़े बालक की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बाकी इससे 2 क्वेश्चन बने थे पिछले बालक से। ये बर्ट एवं बर्नर है ना, ये मनोवैज्ञानिक रहे थे बर्नर, तो इन्होंने एक तो इसका शैक्षिक लब्धि वाला जो EQ बोलते हैं शैक्षिक लब्धि, इसका फॉर्मूला पूछा था, एक ये वाली विशेषता। ये कहते हैं जिनकी भी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है या लगभग 85 के औसत में होती है, तो वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक माने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसका सी जो करके आए थे वो सही था। क्वेश्चन नंबर 11 है अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल होता है। तो अगर देखेंगे तो वो हो जाएगी जो भी शिक्षार्थी या लर्नर होंगे ना, उनकी अंतर्निहित क्षमताएं होती है या कौशल, इनको हम कहेंगे क्या मूलभूत क्षमताएं। सिंपल ही क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने का प्रमुख कारक कौन सा होगा। देखिएगा होने को तो देखिएगा एक्चुअली में जब व्यवहारवादी की बात करते हैं ना, तो मोस्टली पुनर्वलन पर ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब जोर देते हैं, तो इस प्रकार इसका यही आंसर होना चाहिए। हालांकि अगर ये आंसर नहीं होगा तो फिर ये वाला हो सकता है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे इसी को, क्योंकि जो भी व्यवहारवादी है वो पुनर्वलन की ज़्यादा बात करते हैं, चाहे स्किनर हो, क्लार्क हो या अन्य हो कोई मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। अगर ऑलपोर्ट की डेफिनेशन पढ़िए ना, अगर रीट मेंस हुई थी इससे पहले फरवरी 2023 में, उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा स्थिर संगठन, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में मनुशारीरिक आता है, गत्यात्मक आता है और अपूर्ण समायोजन आता है, ये 3 शब्द आते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन किए होंगे, तो सिंपल क्वेश्चन था, कह सकते हैं आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 बात है, इस प्रकार पूछा था कि अलामानवित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या होती है। ये क्वेश्चन देखो रीट 2018 लेवल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी में, तो ये हो जाएगी हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करके आए उनका सही है। ये क्वेश्चन इससे पहले रीट में कभी पूछा नहीं है, ये भी बता दूं, ये पहली बार पूछा था, लेकिन IQ का फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन पूछे हैं, EQ से नहीं पूछे, ये EQ बराबर पूछा था, तो EQ बराबर हो जाएगा EA यानी शैक्षिक लब्धि बट्टे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये वाला बर्ट एवं बर्नर ने दिया था, ये इसमें नाम लिख रखा है ना बर्ट, इसे बोलते हैं बर्ट एवं बर्नर। तो इन्होंने EQ का गणना करने का सूत्र बताया था EA/CA मल्टीप्लाई 100, जो भी ये बी करके ऑप्शन आए उनका सही है। एक ये पूछा था, ये था जीन प्याजे से कि पूर्व सक्रियतम अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो देखिए तार्किक तो होगी नहीं, मूर्त भी नहीं होगी, अब ना काल्पनिक होगी, केवल होगी सिंबॉलिक थिंकिंग। ठीक है, तो जो भी बी नंबर ऑप्शन करके आए वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था RT एक्ट से कि RT अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के लिए में क्या कहता है। अच्छा, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो भी प्रत्येक बच्चे है सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। ठीक है, जो भी ए करके आया उनका ये सही है। बाकी ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा ये वाला कि जो भी पाठ्यक्रम है उसका केंद्रित करना, बाकी केवल शब्द लग जाता है मोस्टली नेगेटिव हो जाता है वो सेंटेंस। बाकी छात्रों के साथ बातचीत को कच्चा से चर तक सीमित रखें, सीमित नहीं रखना है। ठीक है, एक जो बोलते हैं एलाबोरेशन, उसे विस्तार देना होता है, ना कि सीमित करना होता है। तो इस प्रकार जो भी ए करके आए वो सही है। ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, व्यक्तित्व चैप्टर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सेकंड ग्रेड हो रीट हो, कि व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पूछी जाती हैं, तो इसमें पूछा गया था प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, शब्द साचार होती है, जैसे
WAT बोलते हैं, ठीक है। वैसे आत्मबोधन जैसे TAT बोलते हैं, ये भी होती है। और एक SCT जैसे बोलते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। रेटिंग स्केल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर C करके आए वो सही है। एक क्वेश्चन ये भी था, ये बहुत बार पूछा था, जब हम वृद्धि और विकास पढ़ते हैं ना, उसी में पूछा जाता है। जो सेपेलोकॉर्डल क्या होता है, हम कहते हैं पहले सिर का विकास होगा फिर पैर का होगा। तो ऑप्शन नंबर जो B करके हैं वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या था। तो ये था कि बच्चों के जो भी अनुभव हैं, आवाज़ें हैं और सक्रिय भागीदारी को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, यानी महत्व देना चाहिए। तो जो B करके है वो सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी कई बार पूछा है रीट में, रीट 2018 में पूछा है ये वाला, कि जो भी ADHD वाले जो भी छात्र हैं उनके सीखने में मदद करने के लिए कौन सा शिक्षण का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। इनके लिए हम ये कहेंगे जो बहुत सारी तस्वीरें होंगी और दृश्य संकेतों का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये वाले होते हैं बच्चे कह सकते हैं, इसे बोलते हैं ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार वाले बच्चे होते हैं। तो मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं समाज में बच्चे हैं। तो इस प्रकार हम इन्हें इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे सीखे बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार जो D करके है वो सही है। ये बंदूरा लिख रखा है, यहाँ पे बंदूरा नहीं है, बांडूरा है। वो इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई गलती हो जाती है। तो देखो, बांडूरा के दूसरे जो भी दूसरों के व्यवहार होते हैं हम अवलोकन करके सीखते हैं। तो उसके ये सीखने का नाम क्या था, यानी एक तरह से उसके सिद्धांत का उपनाम पूछा है। अनुभव जन्म तो रॉबर्ट जैनी से संबंधित है, ये तो है नहीं। स्थापन भी नहीं है, न संज्ञान तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो भी डायरेक्ट लर्निंग करके आए हैं, जैसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं सीखना या अवलोकन के द्वारा सीखना, तो वो बांडूरा के सिद्धांत के ही उपनियम है। उपनियम मीन्स एक उपनाम है उसके, जो अवलोकन का, प्रत्यक्ष का, ठीक है, दूसरों को देखकर सीखना, अनुकरण के, वो सभी उपनाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी ये करके है ना उनका सही है ये। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो भी जिनके पास B सीरीज होगी ना, उनका ये पहला क्वेश्चन था। कौन सा जेम्स ड्रीवर या ड्रेवर बोल देते हैं के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। तो वो हो जाएगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक। जो भी A करके है उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। तो देखो, आनुवंशिकता E होती है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, आनुवंशिकता होती है H और एनवायरनमेंट होता है E, ये मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो D करके है वो सही है। क्वेश्चन नंबर ये 25 है, ये पूछा NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। हम ये कहेंगे ये सुनिश्चित करता है, क्या करता है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षता को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो C करके है उनका सही है। ये सीखने के प्रतिफल है ना, ये ऑलरेडी 2021 में या 22 में ही जोड़ दिया था टॉपिक, उसी से एक क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर होता है। तो हम कहेंगे वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जिसे माप सकते हैं, ठीक है। बाकी जबकि विकास है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तनों में शामिल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या होगी इन ऑप्शनों के आधार पर। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो भी व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ विविधता या विचलन हो। ये रीट 2016 लेवल 2 में पूछा या लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनमें केवल यही ऑप्शन थे, विविधताएं और विचलन। ये इंग्लिश की टर्म पूछी गई थी 2, ये 2016 का ही रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 करके आए ना उनका सही है। बाकी समानता तो हो ही नहीं सकती, तो ये तीनों तो ऐसे ही कट जाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी भाषण। देखो, इस शब्द को पकड़िए और बाइकोस्की पे आंसर लगाइएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि जो भी प्राइवेट स्पीच होती है, यानी जो निजी भाषा होती है, या कह सकते हैं साइलेंट स्पीच होती है, वो भी इसी के अंडर में आती है, ठीक है। और ये सब ये इसी से संबंधित हो जाएगी। बाइकोस्की थी, प्राइवेट भाषा होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है, जिनमें से सिंपल था कि ये बाइकोस्की से संबंधित था। जो भी करके आए हैं उनका सही था। नेक्स्ट देखिएगा, ये था B.F. स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्देश्यों के बीच में बल दिया गया है। देखिएगा, एक्चुअल में क्या कि मैंने अब तक जो आंसर बताए वो एक्यूरेट बताए। मैं यहाँ पर 2 आंसर पर लेकर चलूँगा। देखो, या तो ये हो सकता है कार्यात्मक विश्लेषण, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ इसका आंसर तो फिर A पे जाएंगे, ठीक है। हालांकि A पे कम जाएंगे, लेकिन B नंबर ऑप्शन जो भी करके आए ना उनका सही होगा। बाई चांस अगर आंसर चेंज होता है तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि ये मुझसे गलती हो सकती है, तो मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ कि इसका यही आंसर होगा, लेकिन आंसर चेंज हो सकता है। पर यह है कि जो भी अनुभव उस आधार पर बता रहे हैं कि जो भी B नंबर ऑप्शन करके आए वो सही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचता है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल होता है। देखिएगा, अधिसंज्ञानात्मक का मतलब यहाँ पे देखिएगा वो ये मेटाकोग्निटिव की बात कर रहा है। हालांकि इसकी बात तो वो करते हैं, कौन करते हैं, ये करते हैं आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी कार्य को कितना समय देना इसका निर्णय करना। ठीक है, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जब पढ़ेंगे ना तो उसने 3 भागों में बांटा था। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि प्रैक्टिकल, और 3 प्रकार होते हैं, मुझे अब तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल होता है, हिंदी में बता देता हूँ। एक तो विश्लेषणात्मक होता है, ठीक है, एक व्यवहारात्मक होता है, और एक और होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। तो उनमें से ही हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है ना, प्रकार होता है, उसी में आती है ये कौन सी कह सकते हैं अधिसंज्ञानात्मक या मेटाकॉग्निटिव। इसका मतलब जो भी इन मार्क करके आए हैं वो निश्चित तौर से उनका सही हो जाएगा। ठीक है।